वेलकम टू एग्जाम आइडिया प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका। आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं, जो कि हमने स्टार्ट की हुई है पॉलिटी की सीरीज़। ठीक है, तो आज लेक्चर जो होगा वो 3 होगा। कल हमने 2 आ गए हैं वहाँ के लेक्चर्स। अगर हम देखें लेक्चर 2 का थोड़ा सा रिकेप करते हैं, हमने क्या कल पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टाइप्स में हमने कौन कौन से पढ़े थे। टाइप्स में हमने ख़त्म किया था एक रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमने पढ़ा था इनैक्टेड एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट वन इज़ फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं सिंपल बोलूँ, शॉर्टकट में बोलूँ, रिटन कौन सा होता है जो लिखा गया हो, और अनरिटन कौन सा होता है जो लिखा गया हो बट अनकोडिफाइड हो, जो कोडिफाइड नहीं होता है। इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? Simply the constitution which is made by single body on the basis of which country is governed in a one single go, that is enacted constitution. And evolved constitution क्या होता है? जहाँ पे constitution की अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी बन रहा है। और हमने इसकी एग्जांपल दी थी यूके की कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने न्यूजीलैंड के बारे में कहा था। ठीक है, इनेक्टेड सिंपली जो एक ही बार बन गया हो, जो एक ही बार इन्फोर्स हुआ हो। इवॉल्व जो अभी तक इवॉल्व हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने ये कहा था, आप बोलोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम उसको भी इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी अभी अमेंडमेंट की जाती है, अभी चेंज कुछ किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस लानी पड़ती है। लेकिन मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन है इनेक्टेड का, उसका मेन आंसर ये है कि एक ही बार बन गए, बस अब हम कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बट बन तो एक ही बार गए ना। ठीक है, ये था हमारा इनेक्टेड और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा था व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने कल कहा था सिंपली वायर ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन स्ट्रॉन्ग सेंटर। और फेडरल का क्या कहा था? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और किस बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं? 5 बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कल यूएसए जो है ये दुनिया का ओल्डेस्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा अगर आपको किसी कंट्री को देखना है वो फेडरल है कि नहीं है, आप कंपेयर करो उसको यूएसए के साथ ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स कौन से थे? मैंने कल उसका उनके बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, आज हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं उनको डिस्कस करने से पहले क्या मैं यहाँ पे आज ये बात बोल सकता हूँ कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अब ये तो पता चल गया ना आपको रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है। तो क्या बाय लॉजिक में ये बात बोल सकता हूँ आज यहाँ पे कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक तरह का इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बात। पॉइंट नंबर 2, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या मैं वो बोल सकता हूँ वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है? पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? जो लिखा गया हो, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? जो लिखा नहीं गया हो, इन द सेंस लिखा जाता है, वहाँ के लॉज लिखे जाते हैं, रूल्स लिखे जाते हैं, रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, बट दे आर नॉट कोडिफाइड। वो कोडिफाई है ही नहीं, एक सीक्वेंस उनका है ही नहीं। दैट मीन्स हम उनको इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं? जो लिखे गए हैं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसको मैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही बार इनेक्ट किया गया था ना, इंडिया के केस में भी हमने देखा। सो ये एक लॉजिक था जो यहाँ पे मुझे बोलना था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट तीसरा, एक और पॉइंट बोल, थर्ड पॉइंट में एक और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। पहले मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक और डिफरेंस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन में। देखिए, जहाँ पे भी आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा और जहाँ पे भी आपने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बोला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन की यूके, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, यूके हो गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी होगी? इंडिया, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पे
जहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जस्ट लाइक इंडिया जैसे, वहाँ पे हर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही डेफिनेशन में बोला था, जब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन मैंने बोली थी, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब जो जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा, एग्जाम्पल इंडिया। दूसरी बात, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे यूके, जैसे न्यूजीलैंड है ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब जब अनरिटन, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मत है वहाँ पे, तो जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसका मतलब वहाँ पे सुप्रीम कौन होगा, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वहाँ पे सबसे सुप्रीम होगा। तो क्रक्स क्या निकला, जहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही सुप्रीम होगा, और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा वहाँ पे कौन सुप्रीम होगा, दैट इज पार्लियामेंट। These are the two basic difference between the written constitution and unwritten, right? इसका ये मतलब है यूएसए, एग्जाम्पल इंडिया हो या यूएसए, क्योंकि यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं यूएसए की बात करूं जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ड में फिर से फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कोई भी लॉ पास नहीं किया जा सकता है ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। जैसे इंडिया में कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। क्यों? हमें चलना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उन्हीं को वायलेट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होगी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होती है तो उस लॉ को डिक्लेयर नल एंड वाइड किया जाता है। इसका मतलब यूएसए में ऐसा कोई भी लॉ, इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं पास किया जा सकता है जो विथ एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं हो, जो विथ एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बना हो, ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं किया जा सकता है। अगर लेजिस्लेचर चाहे यूएसए की हो चाहे वो इंडिया की हो, वो लॉ पास करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, उसको उसी टाइम पे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको उसी टाइम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन करता है? जुडिशरी करते हैं। जुडिशरी क्या होता है वो मैं बाद में बोलता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ वी से सी इन यूके यानी ब्रिटेन में अगर हम देखें, न्यूजीलैंड में हम देखें, वहां पे अगर जहां पे पार्लियामेंट खुद सुप्रीम है क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस टाइम कहाँ की, ब्रिटेन की बात करूं मैं, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर यहाँ पे कोई लॉ निकालेगा वो कौन निकालेगा? पार्लियामेंट निकालेगा। इसका मतलब पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, पार्लियामेंट को जो मर्जी आएगी वो कर सकता है। कहाँ पे? मैं समझा देता हूँ ये पॉइंट फिर से एक बार। इंडिया की एग्जाम्पल हमने देखी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बन सकता है। वाई? बिकॉज देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, नो वी मूव टुवर्ड्स द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कौन सा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे क्या होता है? सुप्रीम पार्लियामेंट। अब यहाँ पे पार्लियामेंट जब सुप्रीम है, इसका मतलब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, जो पार्लियामेंट को मर्जी आएगी, ठीक है ना। यानी पार्लियामेंट ही जज भी है यहाँ पे, पार्लियामेंट ही जूरी भी है यहाँ पे, पार्लियामेंट ही एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, सारा कुछ पार्लियामेंट ही है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिसका नाम था लॉलमी ने क्या कहा था? इन ब्रिटेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां पे कुछ भी कर सकता है एक्सेप्ट क्या? कन्वर्ट ए मैन इनटू वुमेन। बस इतना काम वहां का पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। डी लॉमी एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने क्या कहा? ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है एक्सेप्ट कन्वर्ट ए मैन इनटू ए वुमेन एंड वुमेन इनटू ए मैन। That is the statement that is given by De Lamy. In this statement, he said that in Britain, the British Parliament can do anything except convert a man into a woman and a woman into a man. इसका मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है,
अनलाइक इंडिया, अनलाइक यूएसए, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही सुप्रीम है, जहाँ पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, हम कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स मुझे बोलने थे। आज के टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका नाम है 5 पैरामीटर्स, जहाँ पे मैंने कल छोड़ा हुआ था। ठीक है, 5 पैरामीटर्स किस लिए? चेक करने के लिए वेदर द कंट्री इज फेडरल और नॉट, यह हमें चेक करना था। पहली कंडीशन क्या थी? ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, हमें चेक करना है आज इंडिया में क्या है। व्हाट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि नहीं? क्या ये यूनिटरी है? क्यों है वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन जो मैंने कल बोली थी फेडरल गवर्नमेंट की, पहली ड्यूअल गवर्नमेंट। बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर है और बिल्कुल स्टेट है। इसका मतलब इस पैरामीटर के हिसाब से हमारी कंट्री फेडरल होगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट था ये। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट भी है, इसका मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट है। सो इस पैरामीटर के बेस पे अगर हम देखें हमारी कंट्री जो है दैट इज फेडरल इन नेचर। अगर हम पैरामीटर नंबर 2 की बात करें दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है हमारी कंट्री में बिल्कुल अंडर शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंडर हम देखें अगर यहाँ पे हमें क्लियर कट पावर लिखा गया है 7। ठीक है, शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 इंडिया में बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन से लॉज आएंगे, स्टेट लिस्ट में कौन से लॉज आएंगे, कंकरेंट लिस्ट में कौन से लॉज आएंगे। जैसे अगर यूनियन लिस्ट की हम बात करें, देयर इज़ डिफेंस, देयर इज़ कम्युनिकेशन, देयर इज़ करेंसी, देयर इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स। कुछ लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं, हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लॉज हैं। तो ये यूनियन के पास है, यूनियन ही सिर्फ इन पे लॉज बना सकते हैं। अगर स्टेट लिस्ट की बात हम करें, जैसे लैंड है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे पुलिस है, ये स्टेट लिस्ट के लॉज हैं जिन पे सिर्फ कौन बना सकता है लॉज? स्टेट बना सकते हैं। और अगर हम कंकरेंट की बात करें यानी जिस पे दोनों लॉज बना सकते हैं, जैसे मैरिज है, जैसे डाइवर्स है, जैसे CPC है, जैसे और भी बहुत सारे, ये भी हम आगे देखेंगे। यानी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ पे भी पावर क्लियर कट लिखे गए हैं कि स्टेट के पास कौन से पावर होंगे, सेंटर के पास कौन से पावर्स होंगे, कंकरेंट में कौन होंगे। अगर हम इस नेचर को चेक करें तो इसके हिसाब से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फेडरल इन नेचर। हो गए 2। तीसरे की तरफ चले जाते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा कल हमने देखा था कि क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है? बिल्कुल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में माना जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में माना जाता है। इसका मतलब लेंथीएस्ट क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे, क्या इसमें ऐसी चीज़ें वो भी सारा देखेंगे। तो इसका मतलब अगर हम इस नेचर को देखें, इसके हिसाब से भी हमारा कौन सा आता है? फेडरल। इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ऑन द बेस ऑफ दिस पैरामीटर और कंट्री इज फेडरल इन नेचर। हो गए 3। अगर हम चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 4, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड या सुप्रीम है? सुप्रीम तो हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि ये सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बात। दूसरी बात क्या रिजिड है? बिल्कुल रिजिड है। यानी हमें जब अमेंडमेंट्स लानी होती है, कुछ पार्लियामेंट में किसी टाइम पे कोई बिल लानी होती है, कुछ ऐसी बिल्स होती है जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे GST की, GST 50% अप्रूवल चाहिए था वहाँ पे, जब मतलब टोटल हमारी जितनी स्टेट्स हैं जब उनमें से 50% एक्सेप्ट करते, हाँ जी हम ये GST लागू करेंगे, तब जाके हमारा ये GST लागू होता। दैट मीन्स यहाँ पे एक रिजिडिटी दिखा रहा है ना। तो 50% जब मानते तब ही जाके हमारे अप्रूवल होता, अगर 50% नहीं मानते तब अप्रूवल नहीं होता। तो एक हिसाब से ही रिजिड भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे और आगे रिजिड है वो भी हम देखेंगे। एंड लास्ट वन इज दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी बिल्कुल है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की, जुडिशरी बिल्कुल दोनों से अलग है। कैसे अलग है, क्या अलग है, इन डिटेल में अब हम देखते हैं।
तो इन क्रक्स अगर हम बात करें, क्या ये 5 पैरामीटर्स जो थे क्या ये सेटिस्फाई हुए? बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब शक्ल से तो अब ये लग रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फेडरल इन नेचर, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत क्या है? जब हम इन 5 स्टेटमेंट्स को, जो ये 5 स्टेट्स मैंने बोली, कौन सी? ड्यूअल गवर्नमेंट, जुडिशरी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में, इनको जब हम अंदर से देखते हैं, जब हम इनको ओपनली देखते हैं, तब कुछ और ही निकलता है। क्या निकलता है वो हम देखते हैं। क्या है वो चीज़ जो हमें थोड़ा अलग करती है, हम उस चीज़ को देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमने शॉर्टकट में तो देखा क्या ये चीज़ें हैं हमारे पास कि नहीं है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर एंड स्टेट। सिंपली ये हमने देखा, ये हमारे पास है, यानी देयर इज ड्यूअल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक किसी भी टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। ये आता है ड्यूअल गवर्नमेंट में। अगर हम बात करें, एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 356। जब 356 इम्पोज हो जाता है, जब प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया जाता है स्टेट में, उस टाइम पे सारे के सारे पावर्स जो हैं स्टेट के, वो किसके हाथ में जाते हैं? सेंट्रल के हाथ में। इसका मतलब सेंट्रल कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। पेपर पे तो हमने देखा 2 गवर्नमेंट हैं, कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हकीकत क्या है? अगर जब भी प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे लगता है, उस टाइम पे सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं वो कहाँ की तरफ चले जाते हैं? सेंटर की तरफ। जब यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, किसी भी तरह की इमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम पे सारे के सारे पावर जो इस सेंटर स्टेट के हाथ में थे वो सारे सेंटर के हाथ में चले जाते हैं। यानी जो फेडरल नेचर हमने अभी देखा स्टेट का, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? यूनिटरी नेचर। अब यूनिटरी नेचर क्या होता है? मैंने परसों ही बोला आपको, जब सारे पावर्स एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो। और इस सिचुएशन में जहाँ पे कोई भी इमरजेंसी लगे, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, जब प्रेसिडेंशियल रूल लग गया तो स्टेट के सारे पावर्स चले जाते हैं किसके पास? इस अथॉरिटी के पास। उस टाइम ये अथॉरिटी यूनिटरी अथॉरिटी बन जाती है और फेडरल जो उस टाइम पे खत्म हो जाता है। ये थी ड्यूअल गवर्नमेंट की हकीकत। तो क्या अब हम फिर भी बोल सकते हैं ये ड्यूअल गवर्नमेंट है भी और नहीं भी है? अब कब कब होती है, कब कब नहीं होती है, आगे जब हमें इमरजेंसी पड़ना है तब हम देखते हैं। ये थी ड्यूअल गवर्नमेंट की बात। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, बिल्कुल हमने अभी ये बात देखी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्लियर कट दिए हुए हैं। कौन से? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। इनमें क्या है वो भी हमने देखे। लेकिन ये जो पहली बात मैं बता दूं, ये सारे शेड्यूल 7 में आते हैं। सेंटर के पास कितना पावर है, स्टेट के पास कितना पावर है, कंकरेंट लिस्ट में कितने लॉज आते हैं, ये सारे शेड्यूल 7 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आर्टिकल एक है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात क्लियर कट बोल देता है। क्या बोलता है? जब भी नॉर्मल कंडीशंस होंगी, जब भी नॉर्मल कंडीशंस होंगी, स्टेट जो है वो आराम से स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकता है। जो भी स्टेट लिस्ट में लॉ मेंशन किए गए उस पे स्टेट आराम से लॉ बना सकता है। कब? जब नॉर्मल कंडीशंस है। किस पे बना सकता है? पुलिस पे बना सकता है, लैंड पे बना सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पे बना सकता है, व्हाटएवर जो भी स्टेट लिस्ट में उस टाइम पे स्टेट आराम से लॉ बना सकता है। लेकिन कब? जब नॉर्मल कंडीशन होगी। ये बोलता है 246। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी, एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल नेशनल इमरजेंसी लग गई है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट इमरजेंसी लग गई है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमरजेंसी जब भी लग जाती है, उस टाइम पे ये पावर सारे के सारे चले जाते हैं किसके पास? सेंटर के पास। उस टाइम स्टेट को कोई लॉ नहीं बनाना पड़ता है। ये सेंटर ही है जो उस टाइम पे सारा कुछ डिसाइड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में हमने एक चीज देखी, पावर तो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन अंडर आर्टिकल 256 कुछ और ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नॉर्मल कंडीशन में एक सिचुएशन और
एबनॉर्मल कंडीशन में दूसरी सिचुएशन। एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी होती है? जब किसी भी तरह की इमरजेंसी लग जाए। ये थी स्टेटमेंट नंबर 2 जिसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 हमने देखा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट इज वहां की कंट्री जो होगी वो फेडरल कंट्री होगी, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने देखा। हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमने देखा। इसका मतलब हमारा भी फेडरल नेचर होना चाहिए, ठीक है, ये हमने देखा। लेकिन हकीकत क्या है? बिल्कुल हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे सारी स्टेट्स की गई थी, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन सब स्टेट्स से गई थी। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्दर प्रोसेस स्टार्ट किए गए, क्या उस टाइम भी यही बंदे इन्वॉल्व थे? बिल्कुल नहीं, ये बंदे उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं थे। क्यों? अगर हम क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, वहाँ भी हम ये देखेंगे, किसी ने क्रिटिसाइज किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे उस टाइम पे जो वहाँ पे मेंबर्स थे दे आर डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मेंबर्स। किसी ने कहा था कि इट इज़ पैराडाइज फॉर लायर्स, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, वो हम देखेंगे आगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन की रिप्रेजेंटेशन जरूरत थी, उस टाइम से तो उस टाइम पे सारे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन गई थी। लेकिन जब एक्चुअल में काम स्टार्ट किया गया, चाहे वो ड्राफ्टिंग का काम हो, चाहे वो राइटिंग का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, उस टाइम पे वहाँ पे सारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन एक हिसाब से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्यों? जैसे 13 कंट्रीज थी अमेरिका की, पहले लेक्चर्स में मैंने बोला, वो सामने आए, वॉलंटरी आए, सारे सबों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, सारे कंट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई, सारे वहाँ पे पहुँचे, लेकिन जब एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सारे मेंबर्स वहाँ पे नहीं थे, सारे कम्युनिटीज़ के। इसीलिए हम इस फ्रेज, जो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेज है, इसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो कहेंगे, लेकिन जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था ये वाला फीचर, उस तरीके से हम इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। ये था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज रिजिडिटी एंड सुप्रीम। रिजिडिटी एंड सुप्रीम, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये तो हमने देखा, लेकिन क्या ये रिजिडिट है? क्या ये रिजिड है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा रिजिड है। इवन कभी कभी तो 90% अमेंडमेंट जो होती है, यानी चेंज जो लाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें स्टेट्स को पूछा भी नहीं जाता है, उनमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम तो है, रिजिड भी है, ठीक है। आगे फ्लेक्सिबल भी हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और जो इसके बाद लास्ट पॉइंट है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पैरामीटर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हमने क्या देखा? हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना होगा, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना होगा, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, पार्लियामेंट में पहले रेजोल्यूशंस डाले जाते हैं, वो प्रोसेस किया जाता है, लेकिन एट द एंड अथॉरिटी किसके पास होती है इनको रिमूव करने की? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे इनकी अपॉइंटमेंट हो, चाहे इनका रिमूवल हो, कुछ भी हो, ये सारा किसके हाथ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो क्या ये यहाँ पे जो जुडिशरी है, क्या ये इंडिपेंडेंस किसी हिसाब से लग रही है? किसी हिसाब से लग भी रही है, किसी हिसाब से नहीं भी लग रही है। तो इसका मतलब जो ये 5 पैरामीटर्स अभी हमने देखे, क्या ये बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे हैं। कुछ फॉलो हो रहे हैं कहीं कहीं पे, कुछ फॉलो नहीं हो रहे हैं कहीं कहीं पे। इसीलिए इंडिया की जो पार्लियामेंट है, सॉरी, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कहा गया कॉसी, QUAS, कॉसी फेडरल, FEDERAL, फेडरल। कॉसी फेडरल का मतलब यूनिक। इसमें यूनिटरी के फीचर्स भी कुछ हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली यूनिटरी नहीं है, ना ही कम्प्लीटली फेडरल है, दोनों के फीचर्स मिक्सड हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? कॉसी फेडरल। कौन कौन से मिक्सड हैं, कैसे कैसे मिक्सड हैं, वो हमने अभी देखा। बाकी कम पढ़ते हैं कल।